इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बिल्कुल खामोश बैठी थी जबकि वो अपने कपड़े बैग में डाल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो रोए या चिल्लाए, इसे अपनी नफरत का इजहार करे तो वो क्या नहीं जानता था कि वो इससे नफरत करती है। क्या उसे नहीं पता था कि जबरदस्ती के रिश्ते में सिर्फ नफरत ही होती है, मोहब्बत का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। इससे मोहब्बत का दावा कैसे कर सकता था? क्या एक नज़र इसे देखने से ही मोहब्बत हो जाती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये एक नज़र देखने से कभी मोहब्बत नहीं होती। वो इससे नहीं मोहब्बत करता था। मोहब्बत ऐसी तो नहीं होती। मोहब्बत बहुत पाक होती है, हसीन होती है, हर जज्बा पाक होता है इसमें। न जाने बाबा का क्या हाल होगा, न जाने इसका बाप क्या क्या सुनता रहा होगा। अजद भाई को गोली लगी थी, शख्स ने गोली मार दी। न जाने वो कैसे होंगे। मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती, ना ही निकाह का बंधन ज़बरदस्ती बनता है। इसे नहीं पता रहना था इसके साथ, इसे नहीं समझाना था इस शख्स के साथ, कोई निभाना था कोई भी रिश्ता इसके साथ जिससे वो नफरत करती थी। वो समझ नहीं पाई वो अपने जज्बात का इजहार किस तरह करे। चलो डार्लिंग, हो गई पैकिंग। 6 बजे की फ़्लाइट है, 5:30 बजे बज चुके हैं। हम आधे घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वो बैग नीचे रखते हुए इससे कहने लगा जबकि इसकी आंखों में नमी तैरती देखकर वो खामोश हो गया। तुम्हें पता है मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी के आंसू देखकर बुरा लग रहा है। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए आसान नहीं, लेकिन एक खूबसूरत ज़िंदगी के लिए हमें बहुत कुछ कहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, और जो भी होता है अल्लाह की रज़ा से होता है। तो तुम इसे अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल क्यों नहीं कर लेती? नीचे आ जाओ मेरी जान, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसा बैग उठाकर अपना बैग लेता नीचे चला गया जबकि वो खामोशी से अपना बेवजह वजूद घसीटते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। वे एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए तो इसने इसे एक बेंच पर बिठा दिया जबकि खुद किसी दूसरी ज़रूरी काम से वहाँ से किसी से मिलने लगा। जब इसका ध्यान अपने सामने लगे टीवी की तरफ चला गया जहाँ कुछ मीडिया के लोग नुमाइंदे एक आदमी को घेरे हुए उससे बातें करने की कोशिश कर रहे थे। वो खामोशी से नजरें इसी पर जुमाए देखती रही। मेरे बेटे की पसंद है वो, और जहांगीर शाह की बेटी हो या किसी की भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे बेटे ने इससे शादी की है तो यकीनन सोच समझ कर ही की होगी। उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट से जवाब दिया। वो अपने बाप का नाम सुनकर इसे अजीब लगा था, लेकिन जहांगीर शाह का नाम इस दुनिया में कम इंसान तो नहीं, इस जहांगीर शाह के नाम से इस दुनिया में कल लोग तो नहीं होंगे। जहांगीर शाह के साथ हमारा खानदानी ताल्लुक भी है, और मेरा बेटा अगर उनकी बेटी को पसंद करता था तो दोनों ने शादी कर ली। ये तो अच्छी बात है, तो शादी किन हालात में हुई ये मैं नहीं जानता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बहुत खुश है, और जल्द ही बहुत बड़ा वलीमा करूंगा जिसमें आप सबको इनवाइट किया जाएगा। वो चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए बोल रहे थे जबकि वो हैरान से ये सब देख रही थी। न जाने क्यों ऐसा लगता था इनका ताल्लुक कहीं न कहीं इससे है। वो अपने ही ध्यान में थी जब अचानक इसके पास आकर बैठा। इसकी निगाहें पर टीवी पर मरकूज थी। वो अचानक इसका हाथ थामकर इसे एयरपोर्ट के अंदर लेकर जाने की बजाय वहीं से पलट आया था। क्या हुआ था? अचानक क्या चल रहा था? इसके दिमाग में क्या हो रहा था? इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस खामोशी से किसी बुत की तरह इसके साथ जल्दी जल्दी बाहर आ गई। ये एक बहुत बड़ा क्लब था जहाँ हर तरह के लोग थे। अजीब किस्म के नाम महरूम के हाथों में हाथ डाले कभी इधर तो कभी उधर चल रहे थे। इसे ये माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन इसकी पसंद नापसंद की यहाँ पर अहमियत ही क्या थी। इसे एक तरफ बिठाकर वो अपने दोस्तों के साथ ऐसा मसरूफ हुआ जैसे इसकी ज़ात इसे बिल्कुल ही फरमोश कर दिया हो। इसे याद ना हो कि इसके साथ कोई और भी आया है। इसके लिए कितनी बेमानी थी वो बहुत आसानी से समझ सकती थी। यार, तुमने अपनी वाइफ को वहाँ क्यों रोक दिया है? इसे यहाँ बुलाओ हमारे पास, ज़रा मिलवा दो भाभी जी से। पता चले कि भाभी जी कहाँ और कैसे हमारे यार के दिल में उतर गई। इनके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं। कहाँ से पकड़ कर लाए हो इस लड़की को? मुझे तुम्हारी पसंद नहीं लगती ये ज़रूर तुम्हारी माँ बाप की पसंद होगी। इसका एक दूसरे से देखते हुए बोला जिस पर इसने बेख्तियार कहा था। कारब साहब की पसंद कोई नहीं थोप सकता। कारब अपनी मर्जी से सब कुछ करता है, और ये लड़की भी मेरी पसंद है। मैंने खुद इससे शादी के लिए चुना है। ये मेरा अपना इंतखाब है। जैसी लड़की मैं अपनी बीवी के तौर पर चाहता था ये बिल्कुल वैसी है, मेरी पसंद के मुताबिक। जिस तरह की लड़की कारब शाह को चाहिए थी ये बिल्कुल वैसी है। मैंने खुद इसे ढूंढा है, इससे निकाह किया। मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी पर सर झुकाया, क्योंकि मैं सबको पहले ही बता चुका था कि मैं अपनी ज़िंदगी में जिस लड़की को शामिल करूंगा वो मेरी पसंद की होनी चाहिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं था अगर मेरे माँ बाप भी मुझे किसी से बांध देते, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी पसंद को अवलीन जाना, इससे बेहतर और क्या हो सकता था। मुझे सबको देखते हुए बोला था तुम बहुत खुशकिस्मत हो, लेकिन मेरे डैड तो कभी भी मेरी शादी मेरी पसंद से नहीं होने देंगे।
बल्कि उन्होंने तो अपनी पसंद की कोई लड़की ढूंढ ली है और मेरी सारी गर्लफ्रेंड जो मुझसे शादी की उम्मीद लगाए हुए थी, सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, वो कहकर लगाते हुए बोला था। गर्लफ्रेंड से शादी वैसे भी कोई नहीं करता। गारिब ने इसकी बात काट दी तो उसने एक बार फिर कहकर गया, तुम जरा रुको, मेरा भाभी जान से मिलकर आता हूँ। एक दोस्त उठकर कहने लगा तो गारिब ने सख्त निगाहों से देखा, जो वो इसको बिठाकर इसीलिए आया था क्योंकि वो अपने दोस्तों को अच्छी तरह से समझता था। वो नहीं चाहता था वो उनके साथ आकर बैठे, इनमें घुले मिले। वो इन सबसे अलग थी तो बेहतर था वो अलग ही रहना। लेकिन इसके ऊपर जाने पर कारिब ने इसे मना नहीं किया था, जबकि वो आस्ते आस्ते इसके सामने जा रुका। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, मेरा नाम तैयब अहमद है, मैं आपके शोहर का दोस्त हूँ। आज का नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी का है साथ मेरा। और कारिब, हम यहाँ एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त हैं। आप यहाँ अलग होकर खड़ी हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपके कपड़ों और इस तरह के पर्दा करने से मैं अंदाज़ा लगा गया कि आप हमसे बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी अलग होकर खड़े रहना बहुत अजीब बात है, इसलिए आए हमें ज्वाइन कीजिए। वो अजीब से अंदाज में कहता इसका हाथ थाम चुका था, जबकि यूं अचानक अपने हाथ थामने जाने पर हूर ने हाथ खींचा था। इसे यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि कोई गैर महरम इसे यूं हाथ लगाए। तैयब भाई प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े, इसने बहुत इज्जत से इसके मुखातब किया था, जबकि दूसरी तरफ से फिर से कहकर गाया गया था, हाँ हाँ हाँ, देख तेरी बीवी मुझे भाई कह रही है, हाँ हाँ हाँ, मैं कब इसका भाई बन गया, मुझे ऐसे रिश्तेदारियों से नफरत है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। चलो ये सारी बातें बात के लिए रखते हैं, अब हमें ज्वाइन करो। इसका हाथ थाम कर वो सारा इज्जत और एहतराम भूल चुका था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता इसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। लम्हे में वो जमीन बोस हुआ था। इससे पहले कि वो मजीद इसकी तरफ बढ़ते कुछ करता, पीछे से दो लड़कों ने इसे साम कर घसीटा था। वो गुस्से से पागल हो रहा था। वो अपनी बीवी का हाथ यूं किसी के हाथ में देख सबसे ज्यादा तकलीफ इसे हूर की आंखों में आंसू देखते हुई थी। इसकी आंखों में आंसू थे, वो भी इसलिए क्योंकि किसी गैर महरम ने इसे बेतकल्फी से छुआ था। इसने अपना आप इस लड़कों से छुड़वाते हुए बेख्तियार इसके नाजुक वजूद को थामकर अपने सीने से लगाया, जैसे वो इनकी कैफियत को समझ गया हो। इस पर क्या गुजरी है। इसके मजबूत बाहों का सहारा मिलते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। अपनी कैफियत को वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। कारिब का कोई दोस्त इससे इस तरह की बेतमीजी करेगा इसने सोचा भी नहीं था। कारिब सॉरी, मैं माजरत करते ही हूँ, तो तैयब ने जो भी किया वो बहुत गलत था। तुम्हारी बीवी तो बहुत ओवर रिएक्ट कर रही है ना, हम सब थे वहाँ पर, यहाँ क्यों रुक गई हुई है। इसका अलग बैठने का मतलब ही नहीं था। मार्केट वाली लड़की इसके पास आकर कहने लगी, जबकि कारिब ने इसे अपने पास पाकर हूर को मजीद अपने सीने में छुपा लिया था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज के बाद ऐसी पार्टीज में बुलाने से पहले याद रखना कि मेरी बीवी तुम लोगों में से नहीं है, वो अलग है, इसीलिए कारिब शाह की बीवी है। वो उसे गुस्से से देखकर कहता इसका हाथ थामे से तेजी से वहां से लेकर निकल आया था, जबकि पीछे खड़ी लड़की मुठ्ठियां बींच कर रह गई। कारिब इसको वापस होटल ले आया था। वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इसकी हालत देखकर वो बहुत बुरी तरह कांप रही थी। वो गाड़ी में भी मुसलसल रोती रही। इसके रोने की वजह बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। वो किस तरह की लड़की थी वो तो इन चंद दिनों में वो खुद भी जान गया था। वो एक ऐसी लड़की थी जिसकी पाकीज़गी का गवाह खुद इसका शोहर था। इसने बहुत गलत किया था इसे वहाँ ले जाकर। इसे हरगिज़ पता नहीं था कि कोई इस तरह की बदतमीजी करेगा। वो इस दिन को भूला तो नहीं था जब इसने इसका हाथ थामा था, जिसके बदले में वो इसके साथ जिंदगी की सजा के तौर पर काट रही थी। रोना बंद करो, जो भी हुआ भूल जाओ। अगर इतना ही बुरा लगा इसका हाथ थामना तो जैसे मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था इसके मुंह पर भी मारकर बात खत्म कर देती। मेरे साथ हाथ कैसे चल रहे थे तुम्हारे, इसके मुंह पर थप्पड़ मारकर इसको भी जवाब नहीं दे सकती थी। इसे बेड पर बिठाते वो जरा सख्त लहजे में बोला था, वो आपके दोस्त है, मुझे लगा मेरी इस तरह की हरकत की वजह से आपको बुरा लगेगा, आप मुझे और सजा देंगे। मुझसे आपका ये रवैया बर्दाश्त नहीं होता, तो ना जाने आप मेरे साथ क्या सलूक करते। मेरा दिल कर रहा था मैं इस आदमी को जान से मार डालूं। तुम इसे दोस्त कह रही हो। कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा तो क्या यूं इसका मुंह देखती रहोगी, ये सोचती रहोगी कि वो तुम्हारे शोहर का दोस्त है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए ये नहीं। जिस तरह शादी से पहले तुमने अपना हाथ थामने पर मेरे मुंह पर थप्पड़ मरसीद किया था, तुम्हें यहाँ भी ऐसा ही करना चाहिए था। कोई मर्द हक नहीं रखता किसी और पर जबरदस्ती करने का। वो चिल्लाते हुए बोला तो हुरुलैन ने एक जख्मी निगाह इसकी तरफ देखा था। इससे आगे जैसे वो कुछ बोल ही नहीं पाया। इसकी निगाह अपने आप झुक गई। आज इसे अपने दोस्त की हरकत बुरी लगी थी। इसका अपनी बीवी का हाथ थामना इसे बुरा लगा। इसे थप्पड़ मारने के लिए कह रहा था। जब इसने इसके साथ ऐसा किया था तो क्या हुआ था, तो वो बदले पर उतर आया था। हाँ, आज इसका दोस्त वही हरकत कर रहा था तो वो गलत था, लेकिन 1 महीने पहले जब इसने वो हरकत की थी तब वो सही था। वो सही कैसे था? अगर इसकी नज़र में किसी लड़की के साथ बदतमीजी करना, इसके साथ ज़बरदस्ती करना गलत था, तो फिर कैसे वो अपनी बदतमीजी को सही करार दे?
اس نے بھی تو وہی کیا تھا اس کے ساتھ، جس کی سزا وہ پچھلے 1 مہینے سے ہر رات اسے دے رہا تھا۔ کیا فرق ہے اس میں اور طیب میں؟ بس اتنا کہ اس نے 1 مہینے پہلے ایک عام سی لڑکی کا ہاتھ تھام لیا تھا جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن آج طیب نے اس کی بیوی کا ہاتھ تھاما تھا، اور وہ بیوی اپنی بیوی کی حفاظت کرنا جانتا تھا، اس کی بیوی کی حفاظت کرنا جو اس کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ایک تھپڑ مار دینے کی وجہ سے اس کا درجہ تو طوائف سے بھی زیادہ نیچے درجے کا تھا۔ وہ صرف اپنی حوث پوری کرنا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کس طرح کی لڑکی ہے، وہ 1 مہینے سے جان چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کے کردار سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ لیکن وہ اس کے کردار کی پاکیزگی کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا پردہ، اس کی حیا، اس کی شرم، اس کی گھبراہٹ، اس کا غصہ بناوٹی نہیں تھا، وہ سب کچھ حقیقی تھا۔ اس نے اسے انہی چیزوں کی تو سزا دی تھی جسے اپنے نکاح میں لا کر وہ جاگیردار تھا۔ اس کے احساسات، اس کی عزت اسے اتنی عزیز تھی کہ وہ ایک لڑکی کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ اب اسے طلاق دے کر اسے در در بھٹکنے کے لیے مجبور کرنے والا تھا۔ اس کی نظروں میں اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس نے حور کو کبھی کوئی اہمیت دی ہی نہیں تھی۔ وہ صرف اس کے لیے اس کی رات کو حسین کرنے کا ایک ذریعہ تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس نے کبھی اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ایک باکردار لڑکی تھی، لیکن آج وہ اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ آج وہ اپنی غلطی کو سمجھ گیا تھا۔ ہاں، زیادہ دیر وہاں رکا نہیں، جو حور کو کمرے میں چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کے دماغ میں بہت ساری سوچیں چل رہی تھی۔ وہ سب سے اہم سوال کہ حور کا اس کے ساتھ کیا رشتہ تھا۔ وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا، وہ صرف اس کی ضد تھی، اس کا جنون تھا، صرف اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، صرف ایک رات کے لیے۔ اور وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ صرف ایک رات کے لیے اسے نہیں ملی تھی۔ وہ کبھی تو اس سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کی زندگی صاف کر دی تھی۔ وہ کتنا اوندا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ضد خاطر آج اسے حورالعین سے کی گئی ہر زیادتی کا احساس ہوا تھا، اور بہت گہرائی سے ہوا تھا۔ پھر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو مجھے امریکہ لے کر جانے والے تھے نا؟ تو پھر یوں اچانک واپسی؟ خیریت تو ہے؟ وہ کافی زیادہ پریشان تھی۔ اسے اپنے ساتھ امریکہ لے کر جانے والا تھا، تو یہ اچانک واپسی کیوں آ گیا؟ اس نے ایئرپورٹ سے اندر سے ہی فون کیا تھا، گاڑی لے کر واپس آؤ، جو اگلے 10 منٹ میں گاڑی لے کر واپس آ گیا تھا، اور اب اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ امریکہ نہیں جا رہے ہم۔ تم نہیں جانا چاہتی تھی نا؟ تو میں نے سوچا جب تک تم اپنی رضامندی سے میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، بہتر ہے کہ ہم یہیں پر کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ چلو تم بھی خوش ہو جاؤ گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ شام کو اس کی بات پر بالکل یقین نہیں آیا۔ کل تک تو اس کی سوچ کا انداز سب کچھ الگ تھا، تو اب وہ اس بات پر کیسے مان سکتا تھا؟ تو کیا آپ مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آئیں گے؟ اس نے اس کا سوال پوچھا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ اس کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں ایسا۔ وہاں جا کر کیا کرو گی؟ اب تم میری بیوی ہو، اب تم میرے ساتھ رہو گی ساری زندگی۔ بھول کیوں نہیں جاتی ان سب لوگوں کو؟ اب تمہارا مجھ سے واسطہ ہے، تم میری بیوی ہو، یہی تمہاری حقیقت ہے، اس کو قبول کرو، بھول جاؤ ان سب کو۔ اب تمہارا کسی اور سے کوئی واسطہ نہیں، یاد رکھو دلاور شاہ کی بیوی ہو تم، اور اب ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ جن لوگوں کو مجھ سے تعلق نہیں رکھنا، ان لوگوں کے ساتھ تمہارا بھی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہی حقیقت ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ میں تمہیں حویلی لے کر جا رہا ہوں، یعنی کہ اپنے گھر، تاکہ یہاں پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنی بیوی کے طور پر قبول کروں۔ ایک بڑا فنکشن کروں جہاں پر لوگوں کے سب سوالوں کے جواب دوں۔ میں پچھلے کوئی بھی سوال چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ میں خود اپنی ذات پر سوال برداشت کر سکتا ہوں، تمہاری ذات پر نہیں۔ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ دلاور شاہ کی بیوی کون ہے اور اس کی زندگی میں زید کیسے آئی۔ مطلب کہ اب آپ پوری دنیا کے سامنے میرے بابا کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے اچانک تیز لہجے میں پوچھنے پر وہ تیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے پہلی بار اسے تیز لہجے میں بات کی تھی۔ وہ حیران ہو گیا اس کے انداز پر، لیکن پھر مسکرایا۔ میں ان کی عزت ہی کرواؤں گا، فکر مت کرو۔ اگر میں نے تمہیں سب کے سامنے تعارف نہیں کروایا تو تمہاری ذات سوالیہ نشان بن جائے گی، اور میں تمہاری ذات پر کسی قسم کا کوئی سوال برداشت نہیں کروں گا۔ اس لیے میں تمہیں پوری دنیا کے سامنے بیوی کے طور پر قبول کروں گا، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ تم کون ہو، تم میری زندگی میں کیسے آئی۔ وہ گاڑی تیزی سے ڈرائیو کرتے سے سمجھا رہا تھا، جب وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ اس کے دماغ میں بس یہی ایک بات چل رہی تھی، اگر اس نے سب کے سامنے سے متعارف کروایا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس کے باپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہے گا وہ دنیا والوں سے کہ جہانگیر شاہ کی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کیسے ہوا؟ یہ بات تو یقینی ہے کہ کبھی کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرے گا کہ اس نے گن پوائنٹ پر اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا۔ پتہ نہیں یہ کون سی کہانی بتا کر سب کے سامنے پیش کرنے والا تھا۔ اس کے نکاح والے دن وہاں میڈیا کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، نہ اس کے پاپا نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی معصوم بیٹی کا چہرہ کسی کو استعمال کرنے کا موقع ملے۔ وہ خود بھی یہ ساری چیزیں پسند نہیں کرتی تھی، وہ عام سی لڑکی تھی۔ بابا اس سے زیادہ لوگوں سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے۔
और अब इसे थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आने लगी थी। वहाँ पर जहांगीर शाह का जिक्र इसके बाप के तौर पर किया जा रहा था। लोग जान चुके थे कि जहांगीर शाह की बेटी इस आदमी की बीवी है। तो क्या वो इसके बाप थे? क्या वो जानते थे कि इसने किस तरह से इससे निकाह किया है? क्या वो सब जान चुके थे? इसके बारे में यकीनन नहीं, वरना वो मीडिया वालों को ज़रूर बताते। और वो इसके बाप से भी नहीं मिलाएगा, वो इन्हें सब कुछ बता देगी। यकीनन इसकी मदद ज़रूर करेंगे, आखिर वो इसके बाप थे। और अगर कोई भी बाप अपने बेटे की तरह किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं करने दे सकता ना। इस सोच के साथ इसे छोटी सी उम्मीद मिली थी, जो न जाने आगे जाकर क्या बनने वाली थी। वो वापस कमरे में आया तो हुरुलैन सो रही थी। वो इसे डिस्टर्ब किए बिना अपना लिबास बदलता इसके पास आकर लेटकर, इसके चेहरे पर अब भी आंसू के मिटे मिटे निशान थे। आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ था वो नाकाबिले कबूल था। इस चीज़ के बारे में सोच सोच कर वह खुद भी बहुत परेशान था। अचानक इस तरह से कुछ हो जाएगा इसने सोचा भी नहीं था। इसके दोस्त की हिम्मत कैसे हुई कि वो ऐसी हरकत करे? ऐसी हरकत करने के ही सोच सोच कर इसका दिमाग घूम रहा था, जब निगाह एक बार फिर हूर के चेहरे पर जा रुकी। कितना मासूम था इसका चेहरा, मासूमियत से भरपूर नाजुक सी लड़की ने क्या बिगाड़ा था इसका? आज इसका दिल चीख चीख कर इससे ये सवाल कर रहा था कि इसकी गलती इतनी बड़ी थी कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाए? नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी कि इसे पल पर रुसवा किया जाए, इसकी तौहीन की जाए। किस लिए वो इसकी तौहीन कर रहा था? वो इसकी रुसवा कर रहा था इसे। क्या वो एक बाजार में बिकने वाली औरत नहीं थी? नहीं, बल्कि वो अपना दामन बचा कर रखने वाली, आंचल बेदाग रखने वाली लड़की थी। वो दिन रात इसके हाथों खिलौने की तरह इस्तेमाल हो रही थी, दिन रात इसके हाथों जलील हो रही थी। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके शोहर के अहदे पर फायज था। अगर वो उसका शोहर ना होता तो क्या होता? तो वो इसके मुंह पर तमाचा मारती। वो फिर इसे इसकी औकात पहले दिन की तरह इसे याद दिलाती। वो कौन है? वो एक मजबूत लड़की थी जो उसकी बाहों में आकर कमज़ोर हो गई थी। न जाने कौन होती हैं वो खुशकिस्मत लड़कियां जो शोहर का साथ पाकर खुद को खुशकिस्मत तस्वर करती हैं, जिन्हें शोहर के रूप में एक मजबूत सहारा मिलता है, एक मजबूत साहिबान मिलता है, एक मुहाफिज मिलता है, जिसके हाथों अपना सब कुछ सौंप कर वह बेफिक्र हो जाती हैं। वो क्या था? क्या वह इस काबिल था कि हुरुलैन से अपना आप सौंप कर बेफिक्र हो जाए? क्या वो इसका साहिबान बना था? क्या वो बना था इसका सहारा, इसका मुहाफिज? नहीं, वो तो इसका मुहाफिज नहीं बना था। आज इसके होते हुए इसके दोस्त ने इसकी बीवी का हाथ पूरी महफिल में थाम लिया और यकीनन ऐसा ही थप्पड़ वो उसके मुंह पर मारती अगर वो उसका दोस्त ना होता। इतना कुछ बर्दाश्त करती है एक औरत सिर्फ एक शोहर के नाम पर, और अगर वही शोहर इसके जैसा हो तो इसे खुद से नफरत हुई। वो कैसे गिर गया इतना? कारिब हर लम्हे के साथ अपने और हुरुलैन के रिश्ते को देख रहा था। पिछले 1 महीने से इसने सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से हूर को कौन सी तकलीफ नहीं दी थी। हर रात वो इसकी इज्जत को अपने हाथों से तार तार करता, हर रात इसे इसकी पाकीज़गी की सज़ा देता, इसे इस थप्पड़ की सज़ा देता जो एक गैर महरम होने की वजह से इसके मुंह पर मारा था। और वो क्या कहता था कि वो जीत गया था, वो इसे पा चुका था। तो क्या वो इसे तब पा पाता जब वो इसकी कभी नहीं थी? ये वो भूल गया था कि इसे हासिल करने के लिए इसने अपने इनकाम में लिया था इसे। वो कोई आम लड़की नहीं थी जिसे चंद पैसों के एवज़ एक रात के लिए ख़रीद लिया जाए। वो एक पाकबाज, पाकीज़ा, बुलंद किरदार की लड़की थी। इन दोनों के रिश्ते को एक नाम देकर गया था वो निकाहनामा। वो इसकी बीवी थी, तब इसने इसके हकूक़ को हासिल किया था। वो जीता नहीं था, वो हार गया था। आज इसे अपनी हार का शिद्दत से एहसास हुआ था। इसके कहने पर वो खामोशी से गाड़ी से निकलकर अंदर हवेली की में कदम रख चुकी थी। एक लंबी राहदारी से गुजरते हुए उसने बड़े से लकड़ी के गेट पर हाथ रख के इसे खोला। यह हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर से इससे कहीं ज़्यादा हसीन थी। सामने बड़े सोफे पर एक मर्द और एक औरत बैठे बातों में मशगूल थे। जब तक जलावर ना आ जाए इसका मज़ीद अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर वो यहाँ तक आ गई थी तो आगे जाने में क्या कबाहत थी, सोचकर इसने आगे कदम बढ़ाए। जब सामने शख्स की नज़रें इस पर पड़ी। आमना बेगम, ये कौन लड़की है? उन्होंने इसे देखते हुए सवाल किया था। मैं नहीं जानती शाह साहब, मैंने तो आज तक इससे पहले कभी नहीं देखा, वो परेशानी से कहने लगी। मगर शाह साहब ये अल्फाज नहीं कह सकते थे क्योंकि ऐसी ही एक औरत को वो बहुत साल पहले जानते थे, बल्कि बहुत करीब से जानते थे। खुद को इनकी नज़रों के सार में पाते हुए इसने बड़ी मुश्किल से सलाम किया। वालेकुम सलाम। को बेटा, कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम्हें आज से पहले मैंने नहीं देखा। आमना बेगम हैरत से इसके पास आते हुए पूछने लगी, जबकि शाम सामने बैठे शख्स को पहचान चुकी थी। थोड़ी देर पहले ही इसने इस आदमी को टीवी पर देखा था। मेरा नाम ईशान जहांगीर है, मैं बिजनेसमैन जहांगीर शाह की बेटी हूँ और आपके बेटे ने ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया है, फिर ज़बरदस्ती यहाँ तक ले आया। प्लीज़ अंकल, मेरी मदद करें, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, वापस जाना चाहती हूँ अपने बाबा के पास, अपने घर। प्लीज़ इन्हें समझाएं कि ये रिश्ता ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं बनते। जहाँ दिल राज़ी ना हो वहाँ ऐसे रिश्तों का कोई मोल नहीं होता। प्लीज़ अपने बेटे से कहें वो मुझे यहाँ से जाने दें। इसने इनके सामने हाथ जोड़े। इसे यकीन था वो किसी के माने या ना माने अपने बाप की ज़रूर मानेगा। आखिर है तो इन्हीं का बेटा था ना।
आमना बेगम तो हैरानी से सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। वो कैसे यकीन करती कि दिलावर शाह, जो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, इस लड़की को गन पॉइंट से पर निकाह करके लाया है, जबकि सिकंदर शाह के लिए कोई बात नहीं थी। वो तो जानते ये सारी कहानी तो वो चंद दिन पहले भी सुन चुके थे। अपने बेटे के निकाह की खबर इन्हें न्यूज़ चैनल से मिल गई थी, लेकिन ये निकाह गन पॉइंट पर हुआ है ये इन्हें पता नहीं था। इन्हें तो अब तक यही समझ में नहीं आया था कि इनके बेटे की जिद को देखते हुए जहांगीर खुद ही इनके सामने हार गया होगा। आखिर इतने साल पहले जो कुछ हुआ था, इसके बाद जहांगीर दोबारा इनके सामने मुंह उठाने के काबिल तो नहीं रहा था। वो लड़की अभी बोल ही रही थी जब वो अंदर दाखिल हुआ। सिकंदर साहब का सारा ध्यान इसी की तरफ गया। वो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इनके पास आया। ये लड़की क्या बकवास कर रही है दिलावर शाह? क्या ये हकीकत है कि तुमने इस लड़की को ज़बरदस्ती अपने निकाह में शामिल किया है? अब इसे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आए हो? वो गाड़ी पोर्च में खड़ी करके जैसे ही हवेली दाखिल हुआ, बाबा जान ने गज़बनाक आवाज़ में गरजते हुए कहा था। इसने एक नज़र शाम की जानिब देखा, जो उसे देखते ही चेहरा मोड़ गई थी। इसका चेहरा फेरने पर इसकी घनी मूंछ तले उनाबी लबों पर तबस्सुम बिखरा। जी हाँ बाबा जान, इसने फ़ख्री अंदाज में अपना कारनामा कबूल किया। क्यों? इसके हाँ कहने की देर थी कि बाबा जान गुस्से से गरज उठे, क्योंकि ये मुझे पसंद है। जो चीज़ जागीरदार दिलावर शाह को पसंद आती है वो उसकी मलकियत होती है। इसके अंदाज में शर्मिंदगी ढूंढने से भी नहीं थी। ये कोई चीज़ लगती है तुम्हें? गुस्से से इसके जबड़े भींचने लगे। वो अपने बेटे को अपने ही नक्शे कदम पर चलते हुए देखना नहीं इनसे बर्दाश्त से बाहर था, जबकि वो इनके गुस्से पर बिना शर्मिंदा हुए शाम की जानिब बढ़ा, उसका हाथ अपनी मजबूती से थाम में चलने लगा। वो पहला कौन सा इनकी बात को कोई अहमियत देता था जो अब देता।